छात्रों, मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है पुनः हमारी भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पिछले वाले पार्ट में एशिया में खनिज और शक्ति के संसाधन पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे फिर से हम शक्ति के संसाधनों में जो प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शक्ति बच गए थे उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक गैस को पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस जो शक्ति के जो संसाधन हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि ये जो प्राकृतिक गैस है उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पे खनिज तेल मिलता है। वर्तमान समय में जब ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो जायज़ सी बात है कि जो हमने कोयला पेट्रोलियम पढ़ा उसकी तरह इसका भी बहुत ही महत्व है। एशिया महाद्वीप विश्व की कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 27% भाग उत्पादित करता है और प्राकृतिक गैस का उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ऐसा भी अनुमान है कि एशिया महाद्वीप के अंदर प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। एशिया में अगर हम देखें तो इसका जो प्रोडक्शन है प्राकृतिक गैस का ईरान, इंडोनेशिया, कुवैत, भारत, जापान, बर्मा, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि ये जो कंट्रियां हैं उनके अंदर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें कि प्राकृतिक गैस में भारत की क्या स्थिति है तो भारत के अंदर आसाम के जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है और राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का एरिया है वहाँ पे भी प्राकृतिक गैस के कुएं मिले हैं जिनसे प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। एशिया के प्रमुख प्राकृतिक देशों में अगर गैस का भंडार और इसका प्रोडक्शन हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इसका भंडारण है ईरान के अंदर है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे 35,000 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार है। उसके बाद कतर, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, इराक, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कुवैत, मलेशिया और भारत ये प्रमुख कंट्री हैं जिनके अंदर एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक गैस का भंडार है। अगर दूसरे चार्ट में आप देखोगे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन है। प्राकृतिक गैस का जो प्रोडक्शन है बिलियन घन मीटर में इसकी माप की गई है। तो एशिया के अंदर चाइना सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहा है, लगभग 238 बिलियन घन मीटर। फिर जापान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और टोटल विश्व के अंदर देखें हम तो 3763 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। आप इस मैप में देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार हैं वो ईरान के अंदर हैं, लेकिन ईरान के अंदर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है प्राकृतिक गैस का, क्योंकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन इतना नहीं हो रहा है जितना कि पेट्रोलियम का किया जाता है। अगर हम इसका इंटरनेशनल ट्रेड देखें कि प्राकृतिक गैस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से हो रहा है तो आप इसको समझोगे कि प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने में बड़ी असुविधाएं हैं, क्योंकि इनको पाइपलाइनों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है जो काफ़ी महंगा पड़ता है। अतः जो ऊर्जा के संसाधन हैं उसमें जो प्राकृतिक गैस है उसका अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अपेक्षाकृत कोयला पेट्रोलियम की महत्व जो है वो कम है। नेक्स्ट हम शक्ति का संसाधन देखें एशिया महाद्वीप में तो वो है जल विद्युत शक्ति। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
जल विद्युत शक्ति आपको विदित है कि यह जल से प्राप्त की जाती है। अगर हम देखें कि शक्ति के जो विभिन्न साधन हैं उसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली साधन जल विद्युत शक्ति है। यह जल से प्राप्त की जाती है और चूंकि हम देखें कि पृथ्वी के ऊपर जल का अथाह अपार भंडार है, इसलिए इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस शक्ति के उत्पादन की कोई सीमा नहीं है। अर्थात जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जाएगा या करते जाएंगे तो हम जितनी चाहे उतनी जल विद्युत बना सकते हैं। कोयला और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के जो ये जीवाश्म ईंधन हैं, इनके भंडार तो संभवतः हो सकता है कि भविष्य में ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जल विद्युत शक्ति एक स्थायी और अक्षय भंडार हो सकती है पृथ्वी पर, जो कभी भी समाप्त नहीं हो। इसको प्राप्त करने में व्यय भी कम करना पड़ता है, आसानी से दूर भेज सकते हैं, और इसका अगर प्रोडक्शन अधिक होगा तो कोयला और खनिज तेल जो हैं उनकी जो व्यय है उसमें कमी आएगी, जिससे उनकी बचत हो पाएगी। वर्तमान में देखें तो एशिया महाद्वीप विश्व की कुल जल विद्युत शक्ति का 27.5% भाग यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान में जो टोटल विकसित क्षमता है उसका, विश्व में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है जल विद्युत का, उसका केवल 11% भाग ही यहाँ पे एशिया महाद्वीप के अंदर उत्पादित किया जा रहा है। जल विद्युत के साथ एक दशा जुड़ी हुई है, या ये माने हम कई प्रकार की दशाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जल विद्युत को बनाने के लिए सबसे पहले तो मूलभूत आवश्यकता क्या है? जल है। अर्थात जल विद्युत उन्हीं क्षेत्रों में बन सकती है जहाँ पे वर्ष भर जल की मात्रा उपलब्ध हो। उसकी कुछ कंडीशनें यहाँ दे रखी हैं कि जिस स्थान पे जल शक्ति उत्पन्न की जाए वहाँ पे जल प्रपात और विषम धरातल होना चाहिए। अर्थात नदी का जो पानी है या पानी की जो मात्रा है वो एकदम समतल पे नहीं बहती रहनी चाहिए। उसके लिए एक प्रपात हो, ऊपर से जल नीचे गिरेगा टरबाइन के ऊपर तो उससे घूमेगी, उससे जल विद्युत बनेगी। अब हम देखें कि जिस इस प्रकार की जहाँ पे वाटरफॉल कंडीशन है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, इटली है, जापान है। इंडिया के अंदर ही हम देखें कि वेस्टर्न जो घाट है, पश्चिम घाट, वहाँ पे इस प्रकार के जलप्रपात हैं। तो यहाँ पे जल विद्युत अधिक उत्पन्न की जाती है। अगर हम इसी में दूसरी दशा की बात करें तो जो जलप्रपात है उसका ऊंचा और बड़ा होना भी इसकी मात्रा को प्रभावित करता है। अर्थात जलप्रपात की ऊंचाई कम है, उसके अंदर बहने वाला पानी कम है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है जल विद्युत का वो कम होगा। तो अधिक ऊंचाई और बड़ा जलप्रपात होने पर वहाँ पे अगर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि जहाँ जल विद्युत बनाई जाए, तो वहाँ व्यय भी कम होगा और सुविधा से अधिक विद्युत उत्पन्न होने की वहाँ संभावना रहेगी। तीसरी कंडीशन देखें कि जल विद्युत के उत्पादन में जल की मात्रा का निरंतर और एक सी मात्रा में उपलब्ध होना अति आवश्यक है। इसके लिए वर्षा के जल को रोककर हम नियंत्रित कर सकते हैं, कर भी रखा है। भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जहाँ पे बांध बना के पानी को रोका गया है, जिससे वर्ष भर आवश्यक मात्रा में जल प्राप्त हो सके और उस जल से जल विद्युत बनाई जा सके। नेक्स्ट कंडीशन हम देखें कि अगर हम प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जलप्रपात बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उस विद्युत की जो खपत है या विद्युत का जो उत्पादन हो रहा है वो बड़ा महंगा पड़ता है। एक और कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई है कि उत्पादित जल विद्युत की निकट के क्षेत्रों में खपत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे रीजन है कि साधारणतः विद्युत का जो प्रवाह है या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम तारों के द्वारा भेजते हैं, और जब तारों के द्वारा इस प्रकार से बिजली विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है
तो उसमें 10 से 20% विद्युत का ह्रास हो जाता है। इसलिए अगर निकटवर्ती क्षेत्रों में खपत होगी तो उसके ह्रास से हम बच सकते हैं। जल विद्युत शक्ति की ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं। फिर इसका हम देखते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में हम देखें एशिया के अंदर जापान जो है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा उत्पादक देश है, ये सामान्य जानकारी है। और एशिया महाद्वीप में इसका पहला स्थान है, अर्थात एशियाई कंट्रियों में जापान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा विद्युत बनाता है। यहाँ का होन्शु द्वीप पर एक स्थान है, टोकू और बुबु क्षेत्र, ये जल विद्युत उत्पादन की मेन केंद्र हैं। टोटली अगर जापान में हम देखें विद्युत की आपूर्ति, तो अधिकांश जो आपूर्ति है वो जल विद्युत से ही होती है। उसके साथ यहाँ एक सुविधा है कि यहाँ पे अनुकूल क्लाइमेट है या अनुकूल भौतिक दशाएं पाई जाती हैं। और जल विद्युत उत्पादन के लिए अभी हमने चर्चा की थी कि अनुकूल दशाएं होना अति आवश्यक है। तो जापान में जैसे अनुकूल दशाओं में हम देखें तो यहाँ पे पर्वतीय स्थलाकृति है, भारी वर्षा होती है, अधिक भाग पे होती है, प्राविधिक ज्ञान, पर्याप्त पूंजी जैसी आदि अनुकूल परिस्थितियाँ जापान में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगर किसी भी राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पे पूंजी हो तो वहाँ जल विद्युत आसानी से बनाई जा सकती है। हम एक आंकड़ा देखें तो जापान विश्व का एकमात्र देश है जहाँ कुल संभाव्य क्षमता का 3/4 विकास किया गया है, अर्थात जितनी वहाँ पे संभावना है उसका 3/4 यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएंगे भविष्य में, कि जितनी संभावना है उसका 3/4 भाग तो इन्होंने प्रोडक्ट कर लिया है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी बात है, क्योंकि वर्तमान समय में ऊर्जा की अति आवश्यकता है और ऊर्जा के लिए ही भागम भाग चल रही है। दूसरी कंट्री देखें हम चीन, तो चीन का जो पश्चिमी भाग है, लोयस के पठार, जहां हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि वो इस प्रकार की बालू से बना हुआ क्षेत्र है जिसे लोयस का पठार कहते हैं। इस भाग को छोड़ दें तो लगभग पूरे चाइना के अंदर अनुकूल भौतिक दशाएं हैं। इसकी वजह से चाइना के अंदर भी इसका प्रोडक्शन खूब हो रहा है, जिसमें हम देखें तो चाइना में होंगहो नदी पर इसके लिए बांध बनाया गया है और दक्षिणी भाग में भी कई बांध बनाए गए हैं। इन बांधों में पानी को रोक के जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। चर्चा करते हैं हम भारत की कि भारत में जल विद्युत की क्या स्थिति है। तो भारत में हम देखें कि 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात बना के जल विद्युत का उत्पादन आरंभ किया था। यानी सबसे पहले हमने कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी पे जलप्रपात के नीचे जल विद्युत बनाई। जल विद्युत के लिए वे सभी भौगोलिक उपयुक्त दशाएं होनी चाहिए जिनसे जल विद्युत बना सकें। अगर हम विश्व में देखें तो जल विद्युत शक्ति का कोयले के बाद लगभग दूसरा स्थान है। भारत की चर्चा कर रहे हैं तो भारत में भी इसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सिस्टम की मजबूरी कहिए या फिर कोई और, अभी भी जो जितनी संभाव्य क्षमता है उसका बहुत कम भाग का ही इंडिया के अंदर विकास हो पाया है। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1951 के बाद जल विद्युत की क्षमता और उत्पादन में विशेष वृद्धि तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। टोटल जो जल विद्युत है तो उसको हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भारत की विशाल नदी है ब्रह्मपुत्र, वो भारत की कुल जल विद्युत का लगभग 1/3 भाग वहीं से आता है। इसके अलावा हम
अगर अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की भरपूर संभावनाएं हैं। इसके लिए भारत में और अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें हम देखें कि दक्षिण भारत में कुछ नाम हैं: तुंगभद्रा, भद्रा, शिव समुद्रम, ताता, कोयना, नागार्जुन सागर, पाइकारा, भागड़ा नांगल, शारदा, रिहंद, टिहरी, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड आदि ये विभिन्न राज्यों में जल बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनसे जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में भारत में भी जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अभी देश का 27% जो विद्युत की खपत है वो जल विद्युत से ही प्राप्त हो रही है। अब हम अगर अन्य उत्पादक देश देखें एशिया के, तो म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में भी जल विद्युत शक्ति का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगर इंटरनेशनल ट्रेंड देखें हम कि जल विद्युत शक्ति है, इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो एशिया महाद्वीप में अभी जल विद्युत का विकास संभावना से कम हुआ है। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने पे क्रमशः ह्रास होता है। इसलिए जिस प्रकार से प्राकृतिक गैस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभी बाकी की शक्ति के संसाधनों की अपेक्षा कम महत्व है, उस प्रकार से जल विद्युत का भी कम महत्व है। आने वाले दिनों में जब ऊर्जा की मांगों की पूर्ति के लिए नवीन संसाधनों की खोज की जा रही है, तो ऐसे समय में जल विद्युत शक्ति महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन होगी जो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस प्रकार हमने पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से देखा है कि हमने एशिया में खनिज और शक्ति के संसाधनों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट में हम एशिया की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।